हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल लाइफ स्टडी 09 पर, जिससे हो जाएगा आपको अपनी पढ़ाई से प्यार। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से, जो है जिन्नास 14 डिमांड्स। हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ी थी नेहरू रिपोर्ट, जिसके अंदर क्या क्या जो रिकमेंडेशंस थी हमने उसको काफ़ी डिटेल में कवर किया था। तो उसमें से एक जो रिकमेंडेशन थी ना, वो थी जॉइंट इलेक्टोरेट्स। मतलब भाई पृथक निर्वाचन मंडल को वो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते थे। तो ये जो एक पॉइंट था ना, ये हमने क्लियर किया था कि भाई ये पॉइंट जो है मुस्लिम लीग के जो जिन्ना थे उनको ये पॉइंट नहीं भाया था। और इसी तरह एक पॉइंट और था जो उभर के आया था, वो था डोमिनियन स्टेटस, जो कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे जो यंग लीडर्स थे उनको नहीं भाया था। वो चाहते थे कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज। वो इस वजह से जो है कांग्रेस से इस्तीफा देते हैं, और जो जिन्ना है वो अपनी कुछ डिमांड्स रखते हैं जिससे जो है नेहरू रिपोर्ट में वो मानते थे कि अगर वो ये मान लेंगे तो वो जॉइंट इलेक्टोरेट को भी मान लेंगे। तो अब वो डिमांड्स क्या थी, तो हम इस पे बात करते हैं। अब जिन्ना द्वारा जो कलकत्ता सेशन था, जिसमें नेहरू रिपोर्ट को पेश किया गया था और मेजॉरिटी ऑफ लीडर्स ने उसे एक्सेप्ट किया था, तो उस समय जो है इन्होंने 3 डिमांड्स रखी थी, ताकि जो है ये डिमांड्स जो हैं अगर वो मान लेंगे तो वो जॉइंट इलेक्टोरेट को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। तो उन्होंने क्या 3 पॉइंट्स बोले। एक तो ये बोला कि जो 1/3 रिप्रेजेंटेशन है वो मुस्लिमों को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में दिया जाए। यहाँ बात की गई है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, वहाँ पे 1/3 रिप्रेजेंटेशन चाहिए था। एक पॉइंट था ये। दूसरा पॉइंट क्या था, जब तक एडल्ट सफरेज जो है, बेसिकली वोटिंग राइट्स जो हैं एडल्ट को नहीं मिल जाते, वो इस्टेब्लिश नहीं हो जाते, तो जो पॉपुलेशन के पोर्शन के आधार पे जो रिप्रेजेंटेशन की बात की गई थी, वो जो है अब उसे कॉर्नर करके पंजाब और बंगाल में मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन पे भी ध्यान दिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने क्या बोला, जो रेजिडुअल पावर थी वो सेंट्रल के बजाय प्रोविंसेस को दी जाए। अब रेजिडुअल पावर क्या थी, तो वो हमने बात की थी, ऐसी पावर है ये जहाँ भाई, क्योंकि डिवीजन क्या हुआ, सेंट्रल और प्रोविंसेस में हुआ पावर का। अब जो भी डिस्कशन होता है, मान लो दोनों में बैठ के बातें होती हैं, कोई वाद विवाद होता है, तो एंड डिसीजन या फाइनल डिसीजन किसका होगा, तो वो जो पावर होती है ना, वो पावर दी गई सेंट्रल को कि फाइनल डिसीजन सेंटर का होगा। पर वो सेंटर के लिए नहीं चाहते थे, वो चाहते थे जो फाइनल डिसीजन किसका हो, प्रोविंस का हो। तो ये उनकी डिमांड्स थी, ये 3 डिमांड्स थी कि अगर ये एक्सेप्ट कर ली जाएंगी तो जॉइंट इलेक्टोरेट को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। पर ओवरऑल होता क्या है, इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। वो जॉइंट इलेक्टोरेट चाहते थे तो वो उस पर ही अड़ित रहे। तो अब क्या होगा भाई, नेहरू रिपोर्ट के मात्र 3 महीने बाद ही, सिर्फ 3 महीने, मार्च 1929 में जो है जिन्ना जी ने अपना 14 सूत्रीय फॉर्मूला दे दिया। उन्होंने अपनी खुद की रिपोर्ट तैयार कर दी। अब उन 14 पॉइंट्स में क्या बात हुई, क्या रिकमेंडेशंस थी, हम उन पे बात करते हैं। तो पहला पॉइंट था फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन विद रेजिडुअल पावर टू प्रोविंसेस। जो अभी हमने बात की उन 3 पॉइंट्स में, तो रेजिडुअल पावर किसके हाथ में होगी, प्रोविंस के हाथ में होगी। दूसरा क्या बोला, जो प्रांतीय स्वायत्ता की बात की गई, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की, ठीक है। और नेक्स्ट में क्या बोला गया, जो भारतीय संघ का गठन करने वाले राज्य हैं उनकी सहमति के बिना कोई भी केंद्र में संवैधानिक संशोधन नहीं किया जाएगा। मतलब अगर राज्य नहीं चाहता तो कोई भी संशोधन किया नहीं जा सकता संविधान में। ये पावर जो है उन्होंने मांगी। और क्या बोला, जितनी भी विधायिकाएं और निर्वाचित निकाय हैं उनके पास प्राय व्यवस्था होनी चाहिए कि प्रांत में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कम किए बिना ही किसी प्रांत में बहुसंख्यक मुसलमानों को अल्पसंख्यक या समानता में लाया जाए। मतलब इन शॉर्ट ये है कि कुछ भी हो, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन को ध्यान दिया जाए, चाहे वो उस एरिया में माइनॉरिटीज़ हो या मेजॉरिटी में हो, बट उनके जो रेशो है वो समान रहे, ये ध्यान रखा जाए। जितने भी विधायिका हैं या निर्वाचित निकाय हैं उन सब में मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन का ध्यान रखा जाए।
नेक्स्ट क्या बात की गई, अब जितनी भी सर्विसेज हैं या सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ हैं उनमें जो है उसमें भी मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन का पूरा ध्यान देना चाहिए। बात ऑलमोस्ट यही है, बस निकाय बदलते जा रहे हैं। यहाँ निर्वाचित निकायों की बात की गई और यहाँ जो है स्वयं शासी निकायों की, सर्विसेज की, इन सब में बात की गई। पॉइंट्स बस डिवाइड कर दिए गए हैं, वरना बात तो एक ही है। इसी तरह भाई रेजिडुअल पावर प्रोविंस पे हो, प्रोविंस ऑटोनॉमी जो है वो मिले, भाई राज्यों के पास ही ये पावर हो संविधान संशोधन की। तो ये सब जो है कहीं ना कहीं किसको मजबूत बना रहे हैं, प्रोविंस को। और ये जो है पॉइंट्स किसको मजबूत बना रहे हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेशन को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, अब 1/3 वही बात आ गई, 1/3 रिप्रेजेंटेशन सेंट्रल लेजिस्लेटिव में हो, ठीक है, और 1/3 जो है रिप्रेजेंटेशन प्रोविंस लेवल पर भी हो, प्रोविंस कैबिनेट में भी हो। तो ये पॉइंट्स को डिवाइड कर दिया गया है, बट बात एक ही है। नेक्स्ट क्या है, पृथक निर्वाचन मंडल, उसको सपोर्ट किया, सेम बात। अब नेक्स्ट में क्या बोला, अल्पसंख्यक समुदाय के 3:4 जो है ना, 3/4 लोग जो हैं ऐसे विधेयक या प्रस्ताव को अपने हितों के विरुद्ध मानते हैं तो किसी भी विधायिका में कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं किया जाएगा। तो ओवरऑल भाई अगर 3/4 जो हैं विधेयक उन्हें लगते हैं कि भाई ये हमारे लिए सही नहीं है, ये हमारे अगेंस्ट है, तो वो पारित होगा नहीं। तो ये वही बात हो गई अल्पसंख्यक समुदाय के लिए। और ये कॉमन पॉइंट है, सिंध को बम्बई से अलग करना, ये साइमन कमीशन में भी मिलेगा, नेहरू रिपोर्ट में भी मिलेगा, जिन्ना रिपोर्ट में भी मिलेगा। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, क्षेत्रीय विभाजन अगर हो रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने ऊपर बात की कि भाई ये अलग कर दो, तो इसी तरह से और भी अगर क्षेत्र अलग होते हैं या उनका विभाजन होता है या उनका गठन होता है, कुछ भी होता है अगर ऐसे इन केस, तो भाई जितने भी एरियाज़ हैं जहाँ पे मुस्लिम्स मेजॉरिटी में रहते हैं, जैसे पंजाब, बंगाल, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस, यहाँ पे ना ये ध्यान रखा जाए मुस्लिम मेजॉरिटी को किसी भी तरह का अफेक्ट ना पड़े। डिवीज़न आप उस बेसिस पे करो, आप करो, कोई इशू नहीं है, पर ये ध्यान रखो कि मुस्लिम को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। नेक्स्ट क्या बात की, जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस थे और बलूचिस्तान थे, वहाँ पे जो है संवैधानिक विकास किया जाए उनके लिए, मुस्लिम्स के लिए। और एक पॉइंट ऐसा डाला गया जो बेसिकली ये था कि सबके लिए था, जैसे सभी समुदायों को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता है। जैसे मुस्लिम्स अपने लिए रिप्रेजेंटेशन मांगते हैं, अपनी आज़ादी चाहते हैं, अपना संवैधानिक विकास चाहते हैं, उसी तरह भाई और समुदायों को भी पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता दी जाती है। और नेक्स्ट है धर्म, संस्कृति, शिक्षा, भाषा, इन सब में मुस्लिम अधिकारों का संरक्षण होना चाहिए। तो अब हमने 14 पॉइंट्स पढ़े, बट आपने ये देखा होगा कि घूम फिर कर ना मोटे मोटे तौर पर यही 4 पॉइंट निकल के आते हैं कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल हो, 1/3 रिप्रेजेंटेशन हो, चाहे कोई भी लेजिस्लेशन हो, चाहे सेंट्रल हो या प्रोविंस हो, मुस्लिम बहुल प्रांतों के गठन के बारे में बात की कि भाई केयरफुली किया जाए, और राज्यों की जितनी भी सेवाएं हैं या कोई भी पोस्ट है, कुछ भी है, उसमें मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन हो। मोटी मोटी बातें घूमकर यही आती हैं इन 14 पॉइंट्स में, आपने गौर किया हो तो यही पॉइंट्स निकल के आते हैं। तो एट द एंड क्या होता है, 1930s में जो है इंग्लैंड में जब पहला फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, तो वहाँ पे जाकर ये रिपोर्ट जो है जिन्ना प्रस्तुत करते हैं, जिसका परिणाम क्या निकलता है, सांप्रदायिक पंचाट, जो अगस्त 1932 में आता है। इसको हम अपने सेपरेट लेक्चर में पढ़ेंगे कि ये सांप्रदायिक पंचाट क्या था और इसका जो है क्या असर पड़ता है, और इसके कारण किस तरह से जो है गांधी और अंबेडकर में संधि होती है। अब जो है हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं जवाहरलाल नेहरू के पूर्ण स्वराज के। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।